अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है कसूर के इलाका कंगनपुर में, जहां 20 जनवरी को डॉक्टर नदीम अख्तर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुल जीवन हाला में ठीक इसी मुकाम से पुलिस को डॉक्टर नदीम की लाश मिली थी, जिसे 6 से 7 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। कातिल कौन था, इब्तदाई तौर पर कुछ मालूम ना हो सका। अंधे कत्ल की इस वारदात का DPO कसूर ने नोटिस लिया तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज़ किया तो इंकशाफ हुआ कि कातिल कोई और नहीं, मकतूल का बरादर निस्बती सज्जाद है। इस अमर का इंकशाफ होने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया और मुलज़म की निशानदही पर उसके साथी तनवीर को भी हिरासत में ले लिया। इन दोनों मुलज़मान ने पुलिस को बताया कि नदीम को उन्होंने ही कत्ल किया था। आज फिर पुलिस जाए वक़ुआ पर आई है और जाए वक़ुआ का असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है। नक्शा बनाया जा रहा है ताकि मुलज़म से होने वाली तफ्तीश को जब सफ़ाए मिसल पर लाया जाए तो ये नक्शा जाए वक़ुआ का उनको सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। यहाँ मैं बात करता हूँ जाए वक़ुआ पर आने वाले तफ्तीशी ऑफिसर से और इनसे पूछता हूँ कि ये तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी। ज़हीर, आज फिर आप जाए वक़ुआ पर आए हैं, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं, दोबारा आने का मकसद क्या? दोबारा आने का मकसद है कि मुलज़म पहले अंधा कत्ल था, अभी वो मुलज़म ट्रेस हो चुके हैं और मौका से दोबारा नक्शा मौका मुलाज़ा मौका किया जा रहा है कि ताकि मुलज़म कैफरे करतार तक पहुँचाया जा सके, तफ्तीश में किसी किस्म की कमी या गुंजाइश ना हो। अच्छा, सही, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो मुकदमे की मिसल है, जो तफ्तीश की मिसल है, उसमें इस नक्शे की अहमियत क्या है? नक्शे मौके पे तो तमाम तफ्तीश का पहलू शुरू होता है। सबसे पहला पॉइंट ही नक्शा मौका और मुलाज़ा मौका है। मुलाज़ा मौका से हर चीज़, हर शवाहद, कुछ न कुछ मुलज़मान अपना निशान वहाँ छोड़ जाते हैं, इसलिए तफ्तीश में अहम किरदार अदा करता है नक्शा मौका। ये जो 2 मुलज़म गिरफ़्तार हुए हैं, ये उन्हीं निशानों पे चलते हुए इनको पकड़ा है जो ये छोड़ कर गए थे? बिल्कुल उन्हीं निशानों पे, और आपने कुछ न कुछ वो निशान छोड़ गए हैं, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया और जब तफ्तीश की गई है तो वो बता दिया उन्होंने तमाम वक़ूआ कि हमने किया। कोई ना कोई निशान जुर्म ज़रूर छोड़ता है जिस पे कानून चलते हुए उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जुर्म करने वाले कितने ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बचते। यही हुआ इस वाक़े में। अपनी तय तो ये दोनों मुलज़म डॉक्टर नदीम को कत्ल करके घर चले गए ये सोचकर कि कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर अब दोनों मुलज़म पकड़े गए हैं। गिरफ़्तार मुलज़म अपने जुर्म के बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से हम चलते हैं थाना कंगनपुर की जानिब। आइए हमारे साथ। जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने के बाद अब हम आगे हैं थाना कंगनपुर में, जहां पर गिरफ़्तार मुलज़मान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। क्यों मुलज़मान ने डॉक्टर नदीम को कत्ल किया, कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे, क्या वजह बनी थी, क्या सूद की रकम वजह तनाज़ा बनी कत्ल का, या फिर कोई और वजह थी? कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल नदीम का बरादर निस्बती था। मुलज़म ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने बहनोई को कत्ल किया था। कत्ल की वारदात के बाद दोनों मुलज़मान फ़रार हो गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, मगर पुलिस ने जब मुख्तलिफ़ पहलुओं पर किया तहकीकात का आगाज़ तो कड़ी से कड़ी मिलती रही और आखिरकार मुलज़म और उसका साथी दोनों आ गए कानून की गिरफ्त में। दोनों मुलज़म इस वक्त थाना कंगनपुर में हैं। इन दोनों मुलज़मान से पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ हम ना सिर्फ इन मुलज़मान से गुफ्तगू करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इन्हें गिरफ़्तार करने वाले
तफ्तीशी अफसरान से भी पूछेंगे कि कैसे आए ये दोनों मुलज़म कानून की गिरफ्त में, किस तरह पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया और अब तक की तफ्तीश में इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। और इसके साथ साथ इन दोनों मुलज़मों से भी पूछेंगे कि क्यों उन्होंने ये कत्ल किया, क्या वजह थी। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ कंगनपुर इंस्पेक्टर शेख इजाज़। तो हम उनसे पूछते हैं कैसे ये अंधा कत्ल ट्रेस हुआ, किस तरह इन दोनों मुलज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। 20 जनवरी को एक वाक़या होता है, एक शख्स की लाश पुली के करीब से मिलती है, 6 से 7 फायर लगे हैं, अंधा कत्ल है। कैसे आंखें मिली कत्ल की इस वारदात को, किस तरह ट्रेस हुआ? हमारे सिस्टम में पहले हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि फैमिली में क्या इश्यूज़ हैं। जब हमने वर्कआउट किया तो फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, तो उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हम कातल तक पहुंच गए। एक इनका साले और बहनोई का सूद का मामला था और दूसरा अपनी बीवी को ये मियाँ बीवी का झगड़ा, मियाँ बीवी का बहुत ज़्यादा झगड़ा था, तो उस वजह से साले ने। अच्छा शेख साहब बताइएगा कि किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने? सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री ली। नहीं, किन पहलुओं पर तफ्तीश हमने आईटी की मदद से तफ्तीश शुरू की। 3-4 एंगल थे। एक इसका हमने बैकग्राउंड देखा कि माजी कैसा है, किसी के साथ इसके कोई तल्लुकात नाखुशगवार तो नहीं है। तीसरा हमने फैमिली को देखा कि फैमिली में इसका लिविंग स्टाइल कैसा है। तो 2-3 इश्यूज़ पे काम किया, हमें मुकदमा हमने वर्कआउट कर लिया। अच्छा, मुकदमा आपने वर्कआउट कर लिया। बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है? 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि इसका बीवी के साथ बहुत ज़्यादा तनाव था, हर वक्त मारता पीटता था, और दूसरा पैसों का लेन देन था, सूद के पैसे। इसने अपने मकतूल ने अपने बहनोई को साले को दिए हुए थे पैसे, तो वो सूद ज़्यादा था, पैसे कम थे। पैसे मतलब आजकल उतनी इनकम नहीं है। 10% अगर टोटल मालियत पे 10% सूद देना पड़े, तो इस वजह से ये साला दे नहीं सकता था, इसने फिर उसका मैटर। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा तो हर घर में है, इस झगड़े की आड़ दी जा रही है पैसों के तनाज़े को छुपाने के लिए, या ये है? ये अभी एडवांस आपने सवाल कर दिया। ये तफ्तीश में अभी प्रोब कर रहे हैं कि क्या ये मामला उससे रिलेटेड बनता है या सिर्फ सूद का मामला है। कब तक शेख साहब तफ्तीश मुकम्मल? इंशाल्लाह 3-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। 3-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। आप समझते हैं कि मुलज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी? इंशाल्लाह हम एक मसाली पुलिस फाइल तैयार करेंगे। हमारे DPO साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि जो भी हीनियस मुकदमात में पुलिस फाइल तैयार होगी वो प्रोसिक्यूशन की मदद से होगी, ताकि उसमें कोई सुकम लकूना ना रह जाए। तो इंशाल्लाह हम इसको करार वाकई सजा दिलाएंगे इनको। कत्ल के इस मुकदमे की तफ्तीश में कोई लुकना, कोई सुकम नहीं रहेगा जिसका मुलज़म और उसके साथी फ़ायदा उठा सकें। गिरफ़्तार मुलज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। आपने बातें सुनी SHO कंगनपुर शेख इजाज़ की। उन्होंने बताया कि इन मुलज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया गया और अब तक की तफ्तीश में इन मुलज़मान ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। यहाँ से हम चलते हैं उन मुलज़मान की जानिब जिन्होंने खून की ये होली खेली थी। क्यों किया? एक बरदर निस्बती ने अपने बहनोई का कत्ल, वजह क्या थी? उन्हीं से पूछते हैं, आइए हमारे साथ। घरेलू झगड़ा या फिर कोई और बात, क्यों इन दोनों ने
कत्ल किया? क्यों ब्रदर निस्बती ने अपने ही हाथों अपने बहनोई को कत्ल किया? दोनों मुलज़म इस वक्त हवालात में बंद हैं। इनमें मुलज़म सज्जाद है जिसने अपने ही हाथों अपने बहनोई को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया, इसी से पूछते हैं। सज्जाद, क्यों अपने ही हाथों तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया? सर वो मेरी बहन भी जुल्म करता था, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। तो बच्चों को भी मारता था, सिस्टर को भी मारता था, तो जना भी करता था। जना तो वो आम करता था ना, किसी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करता था कि ये रिश्ते में मेरी क्या लगती है। तो जब रिश्तेदारी का तकद्दस नहीं उसने किया तो फिर। तो तुम्हारा बहनोई डॉक्टर था? नहीं, उसने करियाने की दुकान भी बनाई हुई थी, पहले डॉक्टर था। तो जब से छापे पड़ने शुरू हुए फिर उसने अताई डॉक्टर था वो? जी। अच्छा, कितना अरसा हो गया था उसको तुम्हारी बहन के साथ शादी की और कितने बच्चे थे? तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं शादी को। तो 1 माह बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, कि मैं क्या हूँ। फिर तो उसके बाद चलता रहा, काफ़ी दफ़ा उसने मतलब कि बाजी नाराज़ होके फेंके भी चली गई। अच्छा, मारता था, जो भी करता था, बड़ों को सब पता है, मतलब जो कुछ अच्छा, करता रहा। पंचायतें भी होती रही हैं। अच्छा, मारता रहा। फिर बाजी को उसी घर भेज देते थे जो तुम्हारा वही घर है। 1-2 बार, मतलब एक बार तो मुझे भी उसने अपनी दुकान में बंद करके मुझे मारा था। हाँ। तो वो तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। हमने तो कभी मतलब कि ऐसा शिकवा ना किया। तो क्यों मारा? तो ऐसे ही सर बस चलता रहा रोज़। अब वो ज़नाकारी पे उतर आया था। जना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये तो होगी ना एक बात जी। अब पुलिस तफ्तीश में वो कुछ पैसों का भी मसला है, सूद की रकम का भी कोई मसला था, वो क्या था? मुझे 6 माह पहले उसने 2 लाख रुपए दिए हुए थे। ये पैसों का इसमें मसला नहीं है। नहीं, बताओ तो सही, वो 2 लाख रुपए वाला? 2 लाख रुपए उसने मुझे दिए हुए थे। मैं कमीशन पे मतलब पैसे देता था उसको। सूद पे? जी, कमीशन। सूद? जी। अच्छा, समझ लें। तो उस पर मैं उसको 8-10 हज़ार रुपये जो है एक माह के दे रहा था। फिर तो सर वो तो अभी भी चल रहा है, जो भी मतलब। अच्छा, ये मारने का प्लान कैसे आया, किस तरह इसको तरतीब दिया? कोई फिल्म देखी, क्या था? मारने का प्लान हमारा बस है भी था, नहीं भी था, ऐसे भी ना। वो हम रोज़ किस लड़ाई से, उसके रंज से ना। अच्छा, वो तुमको सूद की रकम के बारे में बता रहे थे, वो क्या तनाज़ा था, वो बताओ सर। वो मैं सीलिंग का काम करता हूँ ना, तो मतलब कि वो कमीशन देता था उसको बोरियों के हिसाब से। अच्छा, फिर? तो वो तो अब भी चल रहा है, उसको तो उनको मिलना ही मिलना है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादीशुदा हो तुम? जी, मैं शादीशुदा। कितने बच्चे? 1 बच्ची है मेरी। 1 बच्ची है तुम्हारी? अच्छा, कैसे मंसूबा ज़हन में आ गया अब इसको रास्ते से हटाना? बस उसी दिन में, मतलब कि जब वो आया है ना, उस दिन भी कोई झगड़ा हुआ? उस दिन भी झगड़ा हुआ है, उस दिन भी घर से लड़ के ही आया। अच्छा, फिर? तो उस दिन फिर हमने अचानक ही प्लान कर लिया कि मतलब कि इसको आज मारना है। फिर तो उसके बाद उस दिन मतलब कि हमने ठीक मोड़ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोनों इसके साथ ही बैठ गए हैं बाइक पे। तो वापसी पे उसको फायर मारे। अच्छा, कितने फायर मारे? फायर तकरीबन 5-6 मारे। फिर उसके बाद हम फरार हो गए। तो जहन में था कि पकड़े जाओगे? नहीं, ये खुद पेश हुआ है। तो मुझे सदर थाना पत्तों की जो SHO है ना, खुर्शीद साहब, उन्होंने पकड़ा था मुझे। अच्छा, तो अब क्या है? अब कोई है पछतावा कि बस ठीक है, जो कर दिया सो कर दी? सर, जो रिश्तों को, तकद्दस को देखा जाए तो मैंने जो किया है। नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन के कितने बच्चे हैं? उसके 4 बच्चे हैं। अब उनका क्या होगा? उनके 4 बच्चे हैं, एक दफ़ा के मतलब छोटे से। ये तो तुम कह रहे हो ना बेटा, मगर बाप तो बाप होता है ना। बच्चे बाप तो बाप है। अब तुमने उनका बाप छीन लिया उनसे। जी। अपनी बहन का शोहर छीन लिया तुमने तो उनसे। बच्चे भी तो उसके साथ नहीं, ऐसे ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो खुश थे या ना खुश थे? बाप तो बाप होता है। जी। तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि एक बच्चों से उनका बाप छीन लो, बच्चों को यतीम कर दो? अब तुम्हारी बच्ची का क्या बनेगा? तुम भी तो एक बच्ची के बाप हो ना। जी। तुम्हारी भी बीवी है। अब तुम जेल के पीछे, सलाखों के पीछे आ गए हो। जी। अब तुम्हारा क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा? खत्म हो गया तो फिर अपनी अदालत अपना ही फैसला कर दिया, जो कर दिया ठीक है जी। बच्चों को, 4 बच्चे, अपने भांजियों को यतीम कर दिया, मार दिया बच्चों के बाप को। वजह तनाज़ा क्या है? ये भी अभी एक मौमा है।
सूद की रकम भी है, घरेलू झगड़ा भी है। दूसरे मुलज़म से बात करते हैं, तनवीर नाम है इसका। ये क्या कहता है? तनवीर, इसके तो घर का मसला था, इसके तो कोई रकम का लेन देन था, या इसकी बहन पर तशद्दुद करता था, तुम्हारा क्या मसला था? जी मुझे ये मेरा साथ है, मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे इसने आके बताया तकरीबन 3-4 दिन पहले कि यार वो मेरी बहन को बहुत तंग करता है। तो मैंने कहा ठीक है साजिद, जो तुम कर सकते। तो तुम बदमाश हो? नहीं। क्या हो तुम? कुछ भी नहीं, बस तो फिर आम सा आदमी हूँ। तो तुमने भी मार दिया उसको? साथ में चला गया। फिर फायरिंग किसने की थी? दोनों ने फायरिंग की थी। फिर उसके बाद हम फरार हो गए। उसके बाद क्या हो? फरार तो तुम हो गए, फिर पकड़े भी गए। जी। फिर अभी यहाँ पे कितने बहन भाई हैं? शादीशुदा हो तुम? कितने बहन भाई? 5 भाई। घर में कौन सा नंबर? 4। चौथे नंबर पे हो। बाप क्या करता है? बाप नहीं है। माँ क्या करती है? माँ घर में। क्या करेगी अब वो तुम्हारे बगैर? बस अभी पहले ज़हन में नहीं आया था। अभी किसी को मारना इतना ही आसान है क्या? तो फिर बस पहले ज़हन में नहीं था, अभी हमें पछतावा हो रहा है। 4 बच्चों के बाप को मार दिया। उससे पूछा था कि ये जो कह रहा है वो सच है? बस इसने जो कहा वो तुमने मान लिया। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं लिया। अजीब सी गुफ्तगू है। कुछ नहीं करूँगा, बस उस्ताद ने कहा शिगिर्द तैयार हो गया। शिगिर्द ने भी उस्ताद के साथ मिलकर फायरिंग की और 4 बच्चों के बाप को मौत के घाट उतार दिया। मैंने पहले कहा कि वजह तनाज़ा सूद की रकम है या घरेलू झगड़ा है। कोई भी वजह तनाज़ा हो, मगर किसी को जान से मार देना, ये कानून किसी को इख्तियार नहीं देता। बहन को बेवा कर दिया, भांजों और भांजियों को यतीम कर दिया, और ख़ुद भी एक बच्ची का बाप है, अब हवालात के पीछे खड़ा है। मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुन ली, मुल्ज़म ने बताया। अब ये सच है कि झूठ है, ये तफ्तीश में वाज़े होगा। यहाँ से हम चलते हैं मकतूल नदीम के भाई की जानिब, जो कि इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल नदीम के भाई नसीर अहमद, जो कि इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस वकूए के बारे में कि क्यों ये वकूआ पेश आया, क्या वजूहात हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। नसीर, आपके भाई को उसके बरादर निस्बती ने कत्ल कर दिया, क्या वजह थी? मुल्ज़म कहता है कि आपका भाई उसकी बहन, जो कि उसकी बीवी है, उस पर तशद्दुद करता था, जबकि तफ्तीश में कुछ सूद की रकम का भी लेन देन है। आप क्या कहते हैं? सर वो झूठ बोलता है, वो कोई रौला नहीं, कोई ये अपना करदा नहीं सी। सिर्फ ये रौला सी आदि बीबी ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਅੰਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਸੀ, और मना करता है भी तू फलाने वाले नहीं जाना, टिमके वाले नहीं जाना। वो बदो बदी वेर के जाते सी घर, थोड़िया बहुतिया मसले होंदे सी। मना करता सी भी तू इन्हें आपदे भरा नूं कहा भी इस तरह मेरी जान छुड़ाओ, इहदे तो इनू आपदा मारो। ये भी उन्हें बयान दिते ने भी मैं आपदे प्यो भरा नूं भी आख्या भी इनू मारो, मन्नी है। उस तो बाद 30 बोर भी आपदे घरों 2 दिन पहले आपदे भरा नूं दिता भी इहदे नाल इनू कतल कर दिओ। फिर इन्हें बुलाया, इन्हें प्रोग्राम बनाया, 8 दिन हो गए ने इन्होंने बुलाते ने भी आ जा आप दावत खानी, दावत खानी। दावत के बहाने लगाए ने तो दावत खा के पैसे भी मेरे भाई ने दिते ने अपना रोटी दे के ते राह च इन्होंने लिया के मैं कतल करता। पैसे भी इन्होंने मेरे भाई के कारोबार वास्ते इन्हें लैन 5-7 लाख। ये असल रकम जो है वो पैसों का तनाज़ा है। पैसों का तनाज़ा है। तो अगों ये इनकी बीवी के नजायज़ तलक सी। अच्छा, ये मेरा भाई जड़ा सी। अच्छा, कितने पैसों का तनाज़ा था? पैसे है ने तकरीबन 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख रुपए का तनाज़ा था। इसी वजह से इसने अपने बहनोई को कत्ल किया। इनकी वजह तो मारिया जी। उस तो बाद जी जी मेरी
भाभी है ना उनके नजायज़ तल्लक ने। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसने 8 लाख रुपया आपके भाई का देना था तो आपके भाई ने उससे पैसे मांगे होंगे, तो इसने देने से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। उधर उस तो बाद जी आ जरा वाकया सी ਜਿਹੜਾ मेरी भाभी ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ इन्होंने आख्या भी उन्हें मैंने बंदा बनाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मुलज़म है जी, इसने पैसे लिए आपके भाई से, आपके भाई ने आपको बताया तो होगा, पैसे वापस मांगने पे कभी झगड़ा भी हुआ था? नहीं जी, मैं नहीं मैंने दसिया उन्हें बहरहाल असीं इकट्ठे रहने सा, मैंने उन्हें ये आख्या सी भी पैसे कारोबार वास्ते इन्हों दिते गए ने इस तरह। अच्छा। इन्हें पैसे मैं भी उधर, मेरा भी शादी उधर ही हुई है। अच्छा, मेरे छोटे भाई की भी उधर शादी हुई है। अच्छा, यानी आपका भाई जो है वो आपका हमजुल्फ भी है? हाँ जी। अच्छा, तो ये मसला ये मेरी अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या मुतालबा करते हैं आप अरबाब इख्तियार से, पुलिस के आला अफसरां से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ मारा गया। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, यार इंसाफ, कुछ नहीं चाहिए। भाई को मार दिया, पैसों के तनाज़ा, घरेलू झगड़ा, तफ्तीश जारी है। मेरे साथ मकतूल डॉक्टर नदीम के एक अजीज़ भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास, क्या समझते हैं क्यों ये वाक़या? ये बहन भाइयों ने बस कुछ पैसों की वजह से, कोई इनका घरेलू झगड़ा भी था, इस वजह से इन लोगों ने उसके साथ धोखा करके ठीक मुरादाबाद में बुलाकर वापसी जब रास्ते में आए तो इन लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। बहुत अच्छा आदमी था, लोगों के काम आने वाला था, कोई किसी किस्म का उसका ऐसा वैसा हमने आज तक नहीं देखा है भी गलत आदमी है। बहुत अच्छा लड़का था, हमारा दोस्त था। अच्छा, आपका दोस्त था? हाँ। कितने अरसे से दोस्ती थी? बचपन से। अच्छा, बचपन का दोस्त था आपका। अच्छा, तो डॉक्टर थे या डॉक्टर कहलाना पसंद करते थे? नहीं, लेबॉर्ट्री का सामान उसने रखा हुआ था, डॉक्टरी करते थे, लोगों के काम आते थे, किसी का मरीज़ होता था, कोई लोग फ़ोन वगैरह करते थे, खुद चलकर उनके पास जाता था। बहुत अच्छा लड़का था, ऐसी कोई उसमें हमने तो आज तक नहीं देखी। तुम हमारे गांव आते, हम गांव में तुम्हारे लोगों से मुलाकात कराते, बीवियों से कराते, उसका रवैये का आपको पता लगता भी वो कैसा लड़का था, अच्छा था, बुरा था, कैसा था। नहीं, आप बता रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना भी बहुत अच्छा लड़का था, काम आता था, हमारे भी आता था। मेरी खुद की भाभी जो उसके पास एक दिन दवाई लेने गए, उसने बोला आप कल क्यों नहीं दवाई लेने आए? उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्हें, मैं इलियास को जानता हूँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, तुमने आके दवाई ले जानी थी बच्चे की। मेरी भाभी मुझे बता रही थी, मैं बहुत अच्छा लड़का था, इंसान दोस्त था। ये मकतूल के दोस्त हैं इलियास, ये बता रहे थे कि वो गरीबों का ख्याल रखता था, गांव में अच्छी शोहरत का हामिल था, घरेलू झगड़े की नज़र हो गया, 4 बच्चों का बाप, अपनों के ही हाथों मौत की वादियों में उतर गया। अब इंसाफ का मुतालबा है, अपील है इंसाफ की, इंसाफ चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ कसूर तारक अजीज़ सिंधु, तो हम इनसे पूछते हैं कत्ल की इस वारदात के हवाले से। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कत्ल की एक वारदात होती है, बाद में मालूम होता है कि कातिल कोई गैर नहीं, मकतूल का बरादर निस्बती है। अब कत्ल की इस वारदात के पीछे सूद की रकम है या घरेलू झगड़े हैं, तफ्तीश में अभी तक इसका तयन नहीं हो सका। आप क्या कहते हैं, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची, कैसे मुलज़म गिरफ़्तार हुए? दर हकीकत कत्ल की इस संगीन वारदात के पीछे दोनों आमिल कार फरमा थे। एक तरफ घरेलू नाचाकी, घरेलू झगड़े की वजह से भी जो साला था उसको अपने बहनोई से रंजिश थी, और दूसरी तरफ उनकी सूद की रकम का मुतालबा भी उनके असाब पर सवार हो चुका हुआ था, और इस हवाला से भी उसने दोनों मसाइल से निजात हासिल करने के लिए साले ने अपने बहनोई के कत्ल का इरादा किया।
और इस प्लानिंग के अंदर उसने अपने दूसरे भाई को भी शामिल किया। मकतूल को बहाने से अपने पास खाने के लिए बुलाया, उसकी पसंद का खाना उसे खिलाने के लिए, और उसे बताया गया कि आपके लिए जो प्रॉफिट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का वो डबल हो गया है और हम आपको वो पैसे देना चाहते हैं। इस बहाने से उसको बुलाकर अपने पास शाम में अच्छा सा खाना खिलाया, और बाद में जिस वक्त के वो सुनसान जगह से अपने घर को वापस जा रहा था, दोनों सालों ने उस वीरान जगह पर मिलकर नदीम अख्तर जो कि उनका बहनोई था उसका सफाक तरीके से कत्ल कर दिया। और बाद अज़ां लोगों में ये बात मशहूर कर दी कि ये चंद नामालूम डाकू या चंद नामालूम जो दुश्मन थे उन्होंने इनको फायर करके हलाक कर दिया। तो इब्तदाई तफ्तीश से ही हमें दोनों सालों पर शक था, क्योंकि घरेलू नाचाकी के हवाले से पुलिस के पास पहले से इतलात थी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमारे पास इतलात थी। मगर हमारा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब इन दोनों में से एक साले ने वहीं करीबी थाने इलाहाबाद में अपने अगवा का ड्रामा रचाया और ख़ुद को पुलिस की तफ्तीश से बचाने के लिए ख़ुद को अगवा करवाने का ड्रामा बनाकर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि वो नामालूम लोग जो कि हमारे बहनोई के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे या उसको कत्ल कर दिया, अब वो हमें भी गिरफ़्तार करके या अगवा करके मरवाना चाहते हैं। लेकिन जल्द ही वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया और हमने फिर इन दोनों सालों को जब अपने पास तफ्तीश के लिए पकड़ा तो इन्होंने थोड़ी ही देर में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और इस तरह से हम इस केस को बेनकाब करने में कामयाब हुए। अच्छा तारिक साहब, ब्लाइंड मर्डर एक मुश्किल टास्क होता है ना। कत्ल करने वाले को पता है कि वो कत्ल क्यों हो रहा है और ना ही कातिल का पता होता है कि कातिल कौन है। किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने, क्या समझते थे, कैसे इस केस में कामयाबी हासिल की आपने? देखें, कोई भी कत्ल या कोई भी संगीन नौइयत का वाक़या या कोई भी जुर्म अपना निशान छोड़ता है और तफ्तीश के उस्तादों का ये मशहूर कॉल है कि मौका खुद ही अपना तफसील बताता है, अपना जी हाँ, तफसील बयान करता है। तो मौके को जब आप गौर से देखते हैं तो उसके शवाहिद जो होते हैं वो बड़ी हद तक आपको असल मुजरिमों तक ले जाते हैं और इसके साथ साथ जो मौके से मिलने वाली शहादतें हैं वो बड़ी हद तक तफ्तीशी के लिए मददगार साबित होती हैं। मज़ीद एक जो सर्कमस्टेंशल एविडेंस हम अपनी अल्फाज में जिसको कहते हैं वो बहुत मददगार साबित होता है देखने के लिए कि एक शख्स का कत्ल हो गया तो उसके पीछे क्या अवामिल दरकार थे। अगर तो वो किसी वारदात के नतीजे में रकम खींचे जाने के नतीजे में हुआ तो उसका भी हमें शवाहिद मौके से ही मिलते हैं और इसी तरह से अगर वो कोई कत्ल का वाक़या है तो उसके हवाले से भी जो हालात व वाक़यात और हक़ाइक़ जो मौके से हासिल किए जाते हैं वो बड़ी हद तक हमें असल मुजरिमों तक ले जाते हैं। अच्छा, सीनियर पुलिस ऑफिसर आपने मुतअद्दिद अज़ला में DPOशिप की है, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के शोबों से भी आप मुंसलिक रहे हैं। क्या समझते हैं, भाई के हाथों भाई का कत्ल, बाप के हाथों बेटे का कत्ल, बीवी के हाथों शोहर का कत्ल या बरादर निस्बती के हाथों बहनोई का कत्ल, माशरा किस जानिब जा रहा है? ये तो एक माशरे का बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है और इस पर बहुत अफसोस होता है इस तरह के हालात देखकर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी इक़दार जो हैं हमारी, उन पर अमल कर ही हम अपने आप को इस तनज़्ज़ुल से, इस गिरावट से बचा सकते हैं। लोगों को इस हवाले से इखलाकी इक़दार की तरफ रुजू करना चाहिए और इंसानी इक़दार, इंसानी पहलुओं को सामने रखना चाहिए। ऐसे वाक़यात में एक तसलसल से इजाफ़ा हो रहा है, क्या समझते हैं कि किस तरफ से मुआशरा जो है वो इन्हात पज़ीर का शिकार है? देखें, ये तो एक बड़ा संजीदा और बड़ा अहम मौजू है और बड़ा तफसील तलब ये बहस है और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुख्तसर अंदाज में तो हम इसका अहाता नहीं कर सकते। आपकी जो ये ऑब्ज़र्वेशन है ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि माशरती मसाइल और फिर उसके नतीजे में होने वाले संगीन वारदातें ये एक लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, माशरे के लिए भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, रियासती इदारों के लिए भी। लेकिन इसमें हमें बहुत से पहलुओं को देखना पड़ेगा कि ये इतनी तेज़ी से क्यों मसाइल जन्म ले रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम इखलाकी इक़दार जो कि किसी भी माशरे का जेवर होती हैं और माशरे में तवाज़ुन कायम करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, खैर हमने उनको अब संजीदा लेना छोड़ दिया है या हमने उनको फॉलो नहीं करते उस तरह से। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि माशरती बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि एक कंपोजिट एफ़र्ट होनी चाहिए। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का अपना किरदार है, मीडिया का अवेयरनेस के ज़रिए अपना किरदार है और जो हमारे माशरे में अहम ज़िम्मेदारान हैं जिसमें कि मजहबी तबके, मजहबी लीडरशिप, माशरती तबकों की जो लीडरशिप है वो भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। कंगनपुर पुलिस ने
कार्रवाई की, मुलज़म गिरफ़्तार हो गए, तफ्तीश मुकम्मल होने को है। DPO कसूर कब तक समझते हैं कि ये तफ्तीश मुकम्मल होगी और ये मुलज़म जो है इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी? जी, तफ्तीश तो अब हमारी मुकम्मल हो गई, मुलज़म गिरफ़्तार हो गए और अब इसके बाद पुलिस उनकी जो इंटेरोगेशन होगी उसके नतीजे में वो अपने जो भी शवाहिद और एविडेंस है वो रिमांड की सूरत में इकट्ठे कर इन तक वो पहुंचाए जाएंगे। तो उसके बाद हम जब चालान अदालत में पेश कर देंगे तो फिर अदालत जो है इसके ज़रिए केस की जो मज़ीद जो कार्रवाई है उसका आगाज़ करेंगे, जिसके नतीजे में असल मुल्ज़मान को अदालती कार्रवाई के नतीजे में सज़ा मिलेगी और यही इसका हतमी तरीक़ाकार है। बातें सुनी आपने DPO कसूर तारक अजीज़ सिद्धू की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल होगी और मुल्ज़मान को उनके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। महज चंद पैसों की खातर अपने बहनोई को कत्ल करने वाला मुल्ज़म साथी समेत इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, जहां पुलिस उससे कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। पुलिस का कहना है तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म और उसके साथी को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।